भारत ने एक ऐसी मिसाइल चलाई जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से, यानी कि जिसके बारे में रडार भी ना पता लगा पाए, इतनी उन्नत किस्म की कोई बहुत हाइपर सुपरसोनिक स्पीड से आता हुआ कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो ड्रोन हो सकता है, वो फाइटर जेट हो सकता है, वो कोई क्रूज मिसाइल हो सकती है, उसको जाकर के इसने निशाना बना दिया। ये खबर जैसे ही आई, चारों तरफ सुर्खियां छा गई। देश के रक्षा मंत्री ने हेडलाइन बनाई, तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं होने लगी कि भारत ने अपना S-400 बना लिया। क्या है S-400? आप और हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि एक ऐसा रक्षा उपकरण जो कि 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के आ रहे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को निशाना बना सकता है। रूस का है, भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर में उसे प्रोक्योर किया था। लेकिन आज भारत अगर DRDO की वजह से खुद कर गया तो अपने आप में चर्चा छिड़ गई कि क्या भारत ने अपना S-400 बना लिया है। तो आज के इस सेशन में हम S-400 और हमारे इस प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा, इसका जिक्र करने जा रहे हैं। क्योंकि करता धरता DRDO है, DRDO रिसर्च करता है, लेकिन करने के लिए वो अपने साथ कई और संस्थाओं को साथ लेकर चलता है। तो वो कौन सी संस्थाएं हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट में रोल प्ले कर गई, और जिस तरह से भारत डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, मिशन सुदर्शन 2035 का जो टारगेट लेकर हम चल रहे हैं, उससे भारत के डिफेंस का जो बाजार है उसका क्या फ्यूचर है, उन सारी बातों को आज के इस सत्र में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट के अंदर भारत का डिफेंस स्टॉक, जिसको लेकर के निफ्टी डिफेंस की अगर हम बात करें, तो उसने जिस तरह का CAGR बीते कई सालों में दिखाया है, बीते 5 सालों में दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हेडलाइन को एक बार पढ़ देते हैं। हेडलाइन है कुशा के टेक ऑफ की। तो कुशा क्या है? तो भारत का जो मिशन है कि हम 2035 तक बाहर से आने वाले किसी भी प्रकार के हमले, फिर चाहे वो क्रूज मिसाइल से हो, बैलिस्टिक से हो, ड्रोन से हो, हवाई जहाज से हो, किसी भी तरह का हमला हो, हम उससे अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख लेंगे, हम पर नहीं आने देंगे। दैट इज प्रोजेक्ट सुदर्शन, मिशन सुदर्शन, जो हमने 2025-35 को ध्यान में रखकर बना हुआ है। उसी सुदर्शन में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होंगे जो दुश्मन की आती हुई मिसाइल को टारगेट बना सकें। उसी में काम आया कुशा का। कुशा को असल में DRDO ने 23 जुलाई को टेस्ट किया। यह लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम था जो जमीन से चलकर एयर में आ रहे, लॉन्ग रेंज से आ रहे मिसाइल को टारगेट किया। DRDO ने जब यह जानकारी दी तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इसे साझा किया गया, कहा गया कि यह ऑब्जेक्ट अब कुछ भी हो सकता है, हम उसे निशाना बना देंगे। राजनाथ सिंह जी ने इसे जानकारी देते हुए कहा कि यह हमारे DRDO के जो काबिल वैज्ञानिक हैं, उनकी काबिलियत तो है ही, और भारत ऐसा करने वाला उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपने डिफेंस है, यानी कि अपनी खुद की सुरक्षा प्रणाली है। अदरवाइज हम आयरन डोम का नाम सुनते हैं, हम US के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम सुनते हैं, S-400 का नाम सुनते हैं, चाइना वालों के HQ-19 का नाम सुनते हैं। भारत का प्रोजेक्ट कुशा अब उसी लीग में जा रहा है। हमने इस प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत 2022 में कर दी थी, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अपनी तरफ से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मदद से 21,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इसमें टारगेट किया गया था कि 2028-29 तक भारत की जो एयरफोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उसमें हम इस तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो भारत में होम ग्रोन है, हमने इंडिजिनियसली डेवलप किया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर 3 मॉडल हम यूज करने जा रहे हैं। एक M1 इंटरसेप्टर है, एक M2 है और एक M3 है। लेंथ के हिसाब से कि कितना दूर की मारक क्षमता है। M1 120 से 150 दूर की मारक क्षमता, यानी 150 किलोमीटर पहले ही मार दिया। दूसरा 250 किलोमीटर पहले मार दिया। तीसरा 350-400 किलोमीटर, जैसे S-400 के बारे में आप 400 किलोमीटर सुनते हैं, वैसे ही। तो हम इसके अंदर 3 रेंजेस की बात कर रहे हैं। टेक्निकली M3 इंटरसेप्टर को हम 2028-29 तक बना ले जाएंगे। इस थॉट के साथ हमारा DRDO फिलहाल काम कर रहा है, ठीक है। तो S-400 जिस तरह से किसी भी आते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करता है, डिटेक्ट करता है और टारगेट को हिट करता है, बिल्कुल ऐसे ही कुशा ने भी वही किया। उसको एक रडार से पहला मैसेज मिला, उसके ऊपर वो एक्शन करने निकली, लेकिन रास्ते में उसे लगातार कोऑर्डिनेट्स साझा किए जा रहे थे, और वो अपने हिसाब से, जब कोऑर्डिनेट्स नीचे के ग्राउंड सेंटर से दिए जा रहे थे, तो वो अपने हिसाब से उस निशाने को टारगेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि आने वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है दिशा बदल जाए, क्योंकि उड़ने वाला फाइटर जेट है तो जरूरी नहीं है वो एक ही दिशा में जाएगा। वो अगर दिशा बदलता है तो रडार से जो चीजें पकड़ी जा रही हैं, उन इंफॉर्मेशंस को उस मिसाइल को लगातार दिया जा रहा था, और वो कंट्रोल हो रही थी, और कंट्रोल होकर के उसने निशाने को हिट किया। जिस तरह से हम इजराइल के आयरन डोम की बात सुनते हैं, S-400 की सुनते हैं, ऐसे ही हमारा प्रोजेक्ट कुशा है।
जो कि आने वाले समय में जितने भी आधुनिक हवाई हमले हैं उन्हें सटीकता से निपटाने में कामयाब होगा। इसके अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल लगी है जो उड़ान के दौरान मिसाइल की दिशा और उसको नियंत्रण करने में बेहतर तरीके से इस्तेमाल होती है। आवाज से 5.5 गुना गति से यह गई है। इस मिसाइल के अंदर दिशा तय करने के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है। तो सुरक्षा मतलब उड़ान जब चल रही है तब सैटेलाइट सहायता से जो डेटा उसे मिल रहा है उससे वो लक्ष्य को लेकर अपडेटेड रहती है। क्योंकि हो सकता है कि जो सैटेलाइट का डेटा है, चूंकि भारत ने अपना IRNSS छोड़ा हुआ है, तो उसके से डेटा से जो इसको सुरक्षा जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से इसको सूचनाएं मिल रही हैं उनसे ये फैसले लेती है। इसके अंदर अंतिम चरण मिसाइल डुअल मोड एक्टिव आईसा लगा हुआ है, जिसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे कहा जाता है, जिसमें कि बहुत ही कम मिलीमीटर रेंजेस में जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करने की काबिलियत है। और ये स्टेल्थ विमान जिन्हें रिकॉग्नाइज रेडियो वेव से नहीं किया जा सकता उनके पास भी जाकर के हिट कर सकती है। जहां तक बात हो इसकी लिथेलिटी की, तो चूंकि ये दिशा पकड़ करके मार करती है और जस्ट हिट मतलब चली है तो मार के ही निकलेगी, उस प्रकार की सुविधाओं से इसको लैस किया गया है। जहां तक बात हो भारत के मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था की, तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रही है। क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट सुदर्शन की बात करते हैं, सुदर्शन चक्र की बात करते हैं, तो उसमें मल्टी लेवल सिक्योरिटी लगाने वाले हैं, जिसमें हम जो हमारा PAD सिस्टम है, AAD सिस्टम है, BMD सिस्टम है, इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले हैं। क्योंकि भारत 2035 को लेकर बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस पर हमने डिटेल में लगभग आज से 2 महीने पहले भी जिक्र किया था। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सब इंटीग्रल पार्ट उसके बनते चले जाएंगे। अब सवाल ये है कि सब S-400 और इनका कोई कंपैरिजन है क्या? तो देखिए, जो हमारा कुशा है ना, वो 150, 250 और 400 किलोमीटर की रेंज के लिए बन रहा है, जबकि S-400 जो है वो 40 से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी मार कर सकता है। ये नहीं है 400 की दूरी मारेगा, पहले आ गई तो नहीं मारेगा, वो 40 में भी मार सकता है। और यही कहा जाता है कि मिसाइलों में कम से कम दूरी और दूर से दूर दूरी तक मारने की क्षमता हो। पता चल रहा है दुश्मन ने बिल्कुल बॉर्डर से मारा है, आप लगा के बैठे हुए हैं कि नहीं साहब 400 से नहीं आई इसलिए नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं है। 40 किलोमीटर की रेंज से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। जहां तक बात है मैक्सिमम एल्टीट्यूड की, तो दोनों बराबर हैं। जहां तक बात है स्पीड की, तो S-400 12 मैक तक की गति पकड़ सकता है। गाइडेंस की अगर हम बात करें तो दोनों में ही एक प्रकार का ऐसा सिस्टम लगा है जो कि सेंसिटिविटी के हिसाब से काम करता है। दोनों अपडेटेड तरीके से हैं। दोनों ही टारगेट, जिसमें टारगेट एंगेजमेंट की बात DRDO की कुशा की है, वो स्टेल्थ जेट को भी, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके ऊपर रडार काम नहीं करता, उन्हें भी ये टारगेट बना सकता है। मतलब एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ये वो प्रोडक्ट भारत बनाने जा रहा है जो S-400 से कुछ मामलों में बेहतर हो सकता है और कुछ मामलों में कॉम्पिटिटिव हो सकता है। और जहां तक बात हो लागत की, तो हमारी एक यूनिट $500 मिलियन तक पड़ जाएगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो कुल मिलाकर के भारत प्रोजेक्ट कुशा में S-400 की तरह ही अपना इंडिजिनस प्रोडक्ट बनाने जा रही है, जिसमें भारत का भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड और कई निजी क्षेत्र की MSME अपना रोल प्ले कर रही हैं। क्योंकि सब में से कुछ ना कुछ पार्ट कहीं ना कहीं बनकर आता है। तो इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। 2032 तक हर साल 300 से 400 इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए बेल और BDL ने बकायदा अपनी विशेष विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार करना शुरू किया है। प्रोजेक्ट कुशा का जो सफल परीक्षण हुआ, इससे अब पूरी तरह से इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे लिए भी तो व्यापार बन के आएगा, बाजार बनकर आएगा। बहुत सारे लोगों के लिए हम वो दिखने लगेंगे कि भारत का भी ये प्रोडक्ट लिया जा सकता है। यही कारण है कि भारत 2026 के अंत तक M2, जो इसका M1 के बाद M2 अपडेटेड वर्जन है, उसको और M3 के वाले सिस्टम को ट्राई करेगा। 2027-28 में हम वायुसेना के साथ साथ जल सेना के लिए भी कुछ ना कुछ नई ट्रायल करेंगे। अब सवाल बनता है कि साहब इसको हम बाजार में कैसे रिलेट करें, बाजार के लिए ये किस तरह से है? तो देखिए, बाजार को अगर आप एक कहानी की तरह से देखें, मतलब 30 साल पहले अगर चल के देखते हैं, तो एक समय पर HUL, नेस्ले, एशियन पेंट, टाइटन, इनका नाम हुआ करता था। एक जर्नी थी कि लोगों ने मतलब कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी हो रही थी। जिन कंपनीज में मतलब कंजप्शन की दिशा में 1991 के अंदर जब संशोधन हुए थे, उस समय पर जैसे ही LPG रिफॉर्म हुए और प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूमर इकोनॉमी बढ़ने लगी, बाजार के अंदर कंज्यूमर इकोनॉमी का तेजी से बोलाबाला आया, तो जो स्टॉक्स बहुत नॉमिनल कीमतों पर थे, जैसे HUL 5 लाख करोड़ की आज कंपनी बनकर खड़ी हो गई, लेकिन अगर देखो तो प्रोडक्ट क्या बना रही थी, ह्यूमन कंजप्शन के। ऐसे ही आज टाइटन के बारे में आप बात करते हैं तो टाइटन की स्टोरीज सुनाई जाती हैं कि उस समय तो शुरू करने की भी स्थिति नहीं थी, लेकिन आज लोग टाइटन में इन्वेस्ट करते हैं, उसको अच्छा एक स्टॉक मानते हैं।
तो देश में अभी का जो समय है ना, उसे डिफेंस के लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड माना जा रहा है। उसके पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि जो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी वाले पॉइंट हैं, उनमें जैसे HUL का पी रेशो 55 चला गया है, नेस्ले 75 पर खड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम आज डिफेंस की बात करें तो इसमें 3 बड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। पहला, पॉलिसी का सपोर्ट पूरी तरह से मिला हुआ है, कैपिटल इनफ्लो आया हुआ है और पूरी तरह सरकार एग्जीक्यूशन के मोड में आई हुई है। जो आज जियोपॉलिटिकल परिदृश्य आप उठता हुआ देख रहे हैं, जहां तक बात हो पॉलिसी की, तो भारत सरकार डिफेंस पर 2026-27 के अंदर 7.85 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अलोकेशन किया, जो कि कुल बजट का 14.5% था। तो मतलब किसी भी क्षेत्र को अगर बहुत बड़ा होना है तो उसमें पॉलिसी, एग्जीक्यूशन और वैलिडेशन, इन तीनों का बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट, बाजार कैसे चल रहा हो, युद्ध का काल चल रहा है, अमेरिका मतलब ग्लोबलाइजेशन से खुद के संरक्षणवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपकी सुरक्षा और आपका सुरक्षा के लिए सरकार की मंशा, इन सबका इंटीग्रेशन अगर हो जाता है तो वो प्रोडक्ट अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। जहां तक बात हो एग्जीक्यूशन की, तो आप ऐसे देखिए कि डिफेंस प्रोडक्शन 1.78 लाख करोड़ का हुआ। 2021-22 से अगर देखा जाए तो 110% से अधिक का इजाफा होता जा रहा है। तेजस का ऑर्डर देना हो, इस तमाम बड़े ऑर्डर्स हैं जो डिफेंस के अंदर बड़ी डील कंसीडर की जा रही हैं। और जहां तक हमारी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेंस की, तो ब्रह्मोस दुनिया भर के दो देशों से हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं कि सब ब्रह्मोस हमें चाहिए, आकाश मिसाइल सिस्टम चाहिए, पिनाका चाहिए। तो कुल मिलाकर के भारत का डिफेंस जो है ना, वो आने वाले समय में एक बड़ी जर्नी बनने जा रहा है। और इसी कारण से निफ्टी के अंदर जो इंडिया डिफेंस के स्टॉक है ना, ये बहुत ही तेजी से लोग मतलब इसके ऊपर ध्यान लगाकर बैठे हैं कि बाजार में डिफेंस का रोल कैसे रहने वाला है। मतलब एक तरीके से अगर कोई आप में से कहे कि साहब डिफेंस का कोई स्टॉक परचेज करना है, आपने एक बेल का स्टॉक खरीद लिया या HAL का खरीद लिया कि साहब मैं तो डिफेंस में अब अपना हाथ जोड़ लिया, हाथ मिला लिया, लेकिन वहीं आपके पास में पूरा पूरा इंडेक्स फंड ही है, यानी कि डिफेंस की जितनी भी टॉप कंपनियां काम करेंगी, मेरे पास उसका एक इंडेक्स फंड है, तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। क्योंकि डिफेंस के अंदर इंडिया निफ्टी डिफेंस जो है उसका CAGR 33.5%, 33.03% रहा है। 5 साल में CAGR 56.52% रहा है। दैट इज, ये शो कर रहा है कि डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से आगे आ रहा है।